वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की 110 नंबर ऐतिहासिक क्लास आपके लिए लेके आए हैं, जो रोज आपको शाम 9 बजे प्राप्त होती है। हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास जो लगातार आपको राजस्थान जीके से रूबरू करा रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण कड़ी को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, जैसा कि आपको भी देता है रोज, आपको कहा जाता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखिए, रणकपुर के मंदिरों का निर्माण राजस्थान के किस शासक के शासनकाल में हुआ? रणकपुर के मंदिर जिनका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, 1444 खंभों के समूह पर। ये रणकपुर पाली के अंदर है, मथाई नदी के किनारे। जो मैं बातें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं उनको अच्छे तरीके से याद रखना। रणकपुर पाली में मथाई नदी के किनारे 15वीं शताब्दी में इनका निर्माण जो महाराणा कुंभा के काल में हुआ था। किसके काल में? मारवाड़ के एक बहुत बड़े शासक महाराणा कुंभा, जो 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ की गद्दी पर रहते हैं, जो सारंगपुर का युद्ध जीतते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे युद्धों का विजय इन्हें निर्माता कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भरतपुर को कहा जाता है पूर्वी प्रवेश द्वार, जिसे हम कहते हैं सिंह द्वार। की बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है, और राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। और शिक्षा नगरी कहें, औद्योगिक नगरी कहें तो कोटा को कहा जाता है। अरबी व फारसी शोध संस्थान किस जिले में है? अक्सर मैं इनकी चर्चा आपके सामने करता हूं। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर है। काफी विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको यहां से बता देता हूं। टोंक रियासत की स्थापना अमीर खां पिंडारी ने की थी, एक मुस्लिम के द्वारा अमीर खां पिंडारी ने की थी। हम कहते हैं ना, राजस्थान एकीकरण के समय मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। तो ये ध्यान रखना, मुगल काल जो मुगल थे वो मुस्लिम थे, और उनकी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। जो भी मुस्लिम आए वो अरबी थे, तो अरबी और फारसी। और टोंक रियासत के संस्थापक मुस्लिम, और यहाँ के जो शासक थे वो नवाब कहलाते थे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लेना कि अरबी फारसी का संबंध कहां से हो सकता है? टोंक जिले से हो सकता है। दुर्लभ जैन भंडारों, जैन भंडार जैसलमेर दुर्ग में पड़े हुए हैं। इसके अलावा पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। और जयपुर की तो बात ही छोड़ो, सिंधी, ब्रज, उर्दू, हिंदी, इसके अलावा संस्कृत, इसके अलावा पोथी खाना, ये सारे के सारे जयपुर में। जवाहर कला केंद्र, रंगमंच, ये सब जयपुर में है। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई? बहुत ही खास क्वेश्चन है। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1459 को की थी। कब? 12 मई 1459 को। और कर्णीबाई यानी रिद्धिबाई के आशीर्वाद से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। 1727 में स्वाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया था, और 1433 में महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। बहुत ही खास, आपको चारों ऑप्शनों के आधार पर एक एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाली है। कोलवी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? ये काफी बार है क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलवी की गुफाएं, एक तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहां पे है? झालावाड़ के अंदर है। यहां याद रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा एक बौद्ध बुद्धा या बौद्ध सर्किट का निर्माण किया जा रहा है, जो विराट जयपुर में बौद्ध धर्म के अवशेष मिले वहां से लेकर और ये पूरी पट्टी में झालावाड़ तक कोलवी की गुफाएं, ये एक बौद्ध सर्किट निर्माण किया जा रहा है, जो बेहद खास है। इसलिए कोलवी की गुफाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूं, आरबीएससी आरबीएससी क्लास 9 की बुक में ये क्वेश्चन है। राजस्थान अध्ययन की बुकों में ये क्वेश्चन है, वहां से मैं लगातार वहां से क्वेश्चन उठा रहा हूं, क्योंकि पिछले एग्जामों की दृष्टि देखें, कांग्रेस सरकार की प्रति नीतियां देखें, तो ये लग रहा है कि आरबीएससी में से वो राजस्थान जी के लगभग उठा रही है। तो हम एक नहीं छोड़ेंगे, और लगातार आपको क्लास दी जा रही है। अब 9वीं की क्लास आपको जल्द ही पूरे 9वीं क्लास से पूरा निचोड़ आपको जल्द मिलने वाला है। जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? देखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और ये आरबीएससी की बुक में है। जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ का प्रसिद्ध मंदिर बूंदी जिले में है। कहां पे? बूंदी जिले के अंदर, ये याद रखना। नाकोड़ा पर्वत कहां पे है? मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। नाकोड़ा पर्वत कहां पे है? बाड़मेर में। किराड़ू के मंदिर कहां पे है? बाड़मेर में। भीलवाड़ा की बात करें, अभ्रक नगरी आयताकार इसकी आकृति है, किसकी? भीलवाड़ा की। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की? अब मैंने आपको बताया था ना, 1559 में आखा तीज के दिन, अक्षय अक्षय तृतीया, यानी कब? जब बनाई जाती है विशाख शुक्ल तृतीया को, उस दिन उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था और उदय सागर झील का निर्माण किया था।
ये है 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी, क्योंकि 1559 में निर्माण किया, तो शताब्दी कौन सी होगी? 16वीं शताब्दी। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा अगर शताब्दी पूछे तो 16वीं शताब्दी इसका उत्तर आ जाएगा। 2.5 दिन का, ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा और सोनी जी की नसिया किस जिले में है? 2.5 दिन का झोंपड़ा और सोनी जी की नसिया का जब भी नाम आता है, हमारा उत्तर हो जाता है अजमेर। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जिसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ आए थे, या जिन्हें कहते थे बिसल देव, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े के दीवारों पर हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां भी लिखाई थी। कालांतर में, यानी ये 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण, कहने का मतलब है इसकी जगह पहले संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। किसने? विग्रह राज चतुर्थ या विसल देव ने करवाया था, ये याद रखना। कालांतर में एक गुलाम वंश का शासक आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम सुना होगा। गुलाम वंश का संस्थापक जिसको कहते हैं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक दिल्ली सुल्तान रहता है, उसने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। वर्तमान में कहते हैं कि 2.5 दिन का संत पंजाब शाखा यहाँ पे उर्स लगता है। प्रसिद्ध संत फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध संत फखरुद्दीन की दरगाह किस जिले में है? तो जब फखरुद्दीन की दरगाह का नाम आए तो इसका उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और डूंगरपुर के स्थान पूछे, गलियाकोट में, गलियाकोट में बौद्धि बौद्धि समुदाय जो है ना, संप्रदाय, वोहरा संप्रदाय की यहाँ पे पीठ भी है, फखरुद्दीन की दरगाह वहां पे गलियाकोट डूंगरपुर में। फूलडोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फूलडोल महोत्सव का संबंध है वो राम सनई संप्रदाय से, राम संप्रदाय, या कह सकते हैं राम सनई संप्रदाय। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सनई संप्रदाय की 4 शाखा थी, याद रखना, पेपर में आती है। शाहपुरा शाखा इनकी मुख्य पीठ थी, जिसके संस्थापक थे रामचरण जी। एक शाखा इनकी थी रेण नागौर में, जिसके संस्थापक थे दरियाव जी। एक शाखा थी इनकी खेड़प्पा में, खेड़प्पा कहाँ पे है? जोधपुर में, हरिराम दास जी। और एक शाखा थी इनकी सिंहथल, बीकानेर में, इसके थे, ये सॉरी, खेड़प्पा जोधपुर के रामदास जी थे और सिंहथल के हरिराम दास जी थे। जसनाती संप्रदाय, जसनाथ जी, बिश्नोई संप्रदाय जाम्बो जी, और ये उद्दल संप्रदाय कोई नहीं था। साबला गांव डूंगरपुर में किस संत का जन्म हुआ? साबला गांव डूंगरपुर में किस संत का जन्म हुआ? तो संत मावजी का जन्म हुआ था। किसका? साबला गांव डूंगरपुर में, जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। कौन सा? चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। इसमें तीसरे विश्व युद्ध की इनकी भविष्यवाणी की हुई है। दूसरी, संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। और डूंगरपुर के अंदर नवाटापुरा गांव में बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले भी संत मावजी थे। मीराबाई के गुरु भी कौन थे? संत मावजी। मिशिकन दास जी, सुंदर दास जी और बखना जी किस संत के शिष्य थे? मिशिकन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी किसके संत थे? अक्सर पेपर में यहां से पूछा जाता है। संत दादू दयाल जी के शिष्य थे, जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था और मुख्य पीठ इनकी नारायणा जयपुर के अंदर है। दादू पंत दादू जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 शिष्य मुख्य दादू स्तंभ कहलाते थे, जिनमें रज्जब जी, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, मिशिकन दास जी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जाम्बो जी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? जाम्बो जी संत महात्मा पर्यावरण वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता है, 1485 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। और जो इनके पहल को सबसे पहले रामोजी बिश्नोई, जिन्होंने पहल लिया, सॉरी फुल्लोजी बिश्नोई, वो पहले बिश्नोई कहलाते। बहुत खास जाम्बो जी, जिनका मुख्य मेला मुकाम नोखा बीकानेर में लगता है। सुरसुरा अजमेर में किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर चर्चा में रहता है। तो सुरसुरा अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी, क्योंकि नाग देवता ने सेंद्रिया नामक स्थान पर, सेंद्रिया भी अजमेर में है, सेंद्रिया अजमेर में इनको डसा था। इनकी मृत्यु सुरसुरा अजमेर में हुई थी। इनकी मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी लिल्लण इनकी पत्नी पेमल को देती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे? कितना शानदार क्वेश्चन है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय भारत आए थे 1192 में ईस्वी में। और किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। और अजमेर को इन्होंने कर्म भूमि बनाई। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो बनी हुई है हमारे राजस्थान का हरदिया, राजस्थान का मक्का, राजस्थान का नाका, अजमेर में बनी हुई है। नागणेची माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नागणेची माता, ये बहुत खास है। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है।
किसकी? राठौड़ों की कुल देवी है। इनका मंदिर है वो जोधपुर में। 3 मंदिर इनके प्रसिद्ध है। एक तो नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर है, एक मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है और एक मंदिर जूनागढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था? तो जलालाबाद इन्होंने जालोर का रखा था। जब 1311 ईस्वी में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय यहाँ के शासक कान्हड़ देव थे। कान्हड़ देव और इसके पुत्र वीरम देव, कान्हड़ देव की पत्नी जेतल देव, ये सब वीर गति को प्राप्त होते हैं। और यहाँ 1311 ईस्वी का साका होता है, जोहर और केसरिया, क्योंकि विश्वासघात बिक्का दैया के द्वारा किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद करते हैं। अब कुछ ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद कहलाया, मुस्तफाबाद रखा गया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिचर खां रखा था। सिवाना दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद रखा। रणमल और रतिपाल सेनापति का संबंध किस शासक से है? रणमल और रतिपाल का नाम सुना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ यहाँ पे आपको सेनापतियों के नाम लिखते हैं जो किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध थे। रणमल, रतिपाल, नाम सुना होगा, बहुत ही खास नाम सुना होगा आपने। आहला और उद्दल, नाम सुना होगा आपने। गोरा और बादल, नाम सुना होगा। गोरा और बादल का नाम सुना होगा आपने। जैमल और फत्ता का नाम सुना होगा। जैमल फत्ता का नाम सुना होगा। डूंगर जी जवाहर जी, डूंगर जी जवाहर जी, नाम सुना होगा आपने। ये मेहराब खां, मेहराब खां का, जयदयाल और मेहराब खां का नाम सुना होगा। नाम सुना होगा आपने बीका दैया का, अभी मैंने आपको बताया। नाम सुना होगा आपने बीका दैया का, नाम सुना होगा आपने भावला पंवार का। ये इतने नाम जब आप सुन लेते हो, नाम सुना होगा आपने देवलिया ठाकुर बाघ सिंह का। इतने नाम मैं आपको बताता हूं, याद रखना। नाम सुना होगा आपने चेता और कुंपा का। इतने याद रखने कौन कौन थे? रणमल, रतिपाल, हमीर देव के सेना। एक और याद रखना, भीम सिंह, धर्म सिंह। सब डिटेल आपको मैं बताने जा रहा हूं। रणमल रतिपाल ने क्या किया था? रणथंबोर हमीर देव चौहान के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में आक्रमण किया था तो विश्वासघात किया था। आला और उदल महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में। परमर्दी देव की ओर से लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल रावल रतन सिंह के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जैमल फत्ता चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जब अकबर ने आक्रमण किया, डूंगजी जवाहर जी चाचा भतीजा थे, सिक्कर से संबंधित है, सेकंड में अमीरों को लूटते थे और गरीबों में धन बांटते थे। लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध भावला पंवार सिवाना दुर्ग में शीतल देव चौहान के साथ विश्वासघात किया। जयदयाल मेहराब का कोटा क्रांति में इन्होंने मेजर बर्टन की गर्दन कटवाई थी, नारायणी पलटन, और कोटा पर 6 महीने तक कब्जा रखा। बीका दैया कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात करते हैं। बाघ सिंह चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में रानी कर्मावती के साथ सैनिकों का नेतृत्व करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जेता और कुंपा का तो नाम ही बड़ा शानदार है। गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव की सेना का नेतृत्व किया और वीर गति को प्राप्त हुए। भीम सिंह, धर्म सिंह, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1299 में रणथंबोर पर, तब भीम सिंह और धर्म सिंह लड़े, जिसमें भीम सिंह मारा गया और धर्म सिंह बच गया। ये इतने जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा समय आपका जरूर लिया, लेकिन बहुत खास है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता है जयानक, जयानक भट्ट। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। चंद्रशेखर ने हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था। और पृथ्वीराज सिसोदिया भी है, पृथ्वीराज राठौड़ भी है, और पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश भी है। तीन तीन पृथ्वीराज, और एक जयपुर का भी पृथ्वीराज था। कवि बांधव की उपाधि किस शासक को प्राप्त है? कवि बांधव की उपाधि किस शासक को प्राप्त है? विग्रह राज चतुर्थ को, या जिसे कहें बिसल देव को। ये बिसल देव कहाँ का शासक था? ये अजमेर का शासक था। जयानक भट्ट ने इन्हें कवियों का संरक्षण होने के कारण कवि बांधव की उपाधि दी। हरि के लिए नाटक लिखा था और अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहा था? राय सिंह को। बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था, क्योंकि इन्होंने अकाल के समय अपने सदाबहार भंडार खोल दिए, अन्न जल सब चारे के भंडार खोल दिए थे। इसलिए जयपुर के इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह राजपुताने का कर्ण कहा था। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है? मत्स्य जनपद था जो क्षेत्र था,
उसमें पहले क्या है, मत्स्य जाति रहती थी। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद हमारा पूरे वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 4 ही वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्जुवेद और सामवेद। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? देखो, वो राजपुताने का कर्ण था, ये कलयुग का कर्ण है। कलयुग का कर्ण इसकी दानवीरता के कारण राव लूणकर्ण को कहते हैं। ये भी बीकानेर के शासक थे। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था? जो आज राजस्थान का मरुस्थल है ना, वो पहले क्या था? रेगिस्तान था, समुद्र था, भीड़ भूमि थी या पर्वत था? अब देखिए, कल परसों मैंने भौतिक प्रदेश का आपको बताया था कि राजस्थान का भाग भौतिक प्रदेश के रूप में 3 भागों में फैला हुआ है। फैला है ना? मरुस्थल 1 नंबर, अरावली पर्वतमाला 2, पूर्वी 3 और हड़ौती 4। याद रखना, मरुस्थल और जो पूर्वी मैदान है वो टेथी सागर के विशेष है। अरावली और हड़ौती के पठार गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो देखो, रेगिस्तान में पहले समुद्र हुआ करता था। क्या? समुद्र। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से रानी उमादे। ये रानी उमादे मालदेव की पत्नी थी। कहते हैं कि मालदेव की पत्नी उमादेव पहली रात ही रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में रहने लग जाती है। मालदेव के सेनापतियों जेता और कुप्पा, ये आ गया ना, कि वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। यानी मालदेव के 2 सेनापति थे। हालांकि मालदेव इन पर लांछन लगाकर विश्वास न करके, यानी अविश्वास करके वहां से अपनी सेना लेके चला जाता है। जेतर कुंपा इस शेरशाह सूरी के साथ मरते दम तक लड़ते हैं। 5 जनवरी की बात है 1544, गिरी सुमेल, जिसको जेतारण का युद्ध कहते हैं, ये युद्ध हुआ था। और शेरशाह इतनी मुश्किल से जीता था कि उसने अंतिम बार लास्ट जीतने के बाद कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो दी। देलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान के किस जिले में है? देलवाड़ा पर्वत चोटी। मेरी अगर कोई सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की आप क्लास देखते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में नेक्स्ट डोज और यस्टरडे डोज लास्ट में 5-5 क्वेश्चन देता हूं। वहां मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं और वहां डिटेल बताता हूं। तो आप कृपया करके, जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए ही आपको ही फायदे देगा। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। पटवारी की क्लास भी आपको मिल रही है, लगातार सारी क्लासें मिल रही है, तो सब अच्छे तरीके से पढ़िए। देलवाड़ा पर्वत चोटी है वो सिरोही के अंदर है। अब मैं आपको थोड़ा सा सूत्र बता देता हूं। गुरु से गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो। आका, ठीक है। गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो। गु से गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची। दूसरी बड़ी है शेर, तीसरी है देलवाड़ा, लगाकर काट देना। जैसे दरगाह चौथी, पांचवी दरगाह आ गई, जरगापुरी आ गई। आ से अचलगढ़ आ गई पांचवी, और का से कुंभलगढ़। 6 चोटियां ये याद रखना, 1 2 3। मैंने कौन सी पूछी है? देलवाड़ा। देलवाड़ा 3 नंबर पे आती है। जैसे गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722, इसकी 1597, इसकी 1442, दरगाह की 1431। ऐसे चोटियों की ऊंचाई है, इनको याद रखना। फिर अचलगढ़ की 1380, फिर इसकी 1242। ऐसे चोटियों के नाम है। तो ज्यादा चोटियों की लंबाई ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है, मुख्य ये, यदि ये सूत्र याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सिरोही के अंदर है देलवाड़ा। बीहड़ क्षेत्र किस बेसिन में पाया जाता है? बीहड़, ये तो जानते हो, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। चंबल बेसिन में, क्योंकि ये आपको पता है पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। तो चंबल बेसिन में बीहड़, उत्खात भूमि, डाकुओं की शरण स्थली, ये सारा कुछ है इसके अंदर। चित्तौड़गढ़ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? इसका जवाब मुझे कमेंट में कर दो, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बता दिया और आपके लिए आसान है। इसका उत्तर देखिए, चित्तौड़गढ़ जिला जो इल्ली के समान है, एक भाग इसका घोड़े की नाल के समान है। चित्तौड़गढ़ जिला उदयपुर संभाग में आता है, और उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, ये भी आपको याद रखना। मध्य अरावली की चोटियों का ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम बताइए। आपको पता होगा कि अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटियां हैं नाग, जो मध्य की अरावली की चोटियां हैं उसकी चर्चा करें तो सबसे ऊंची चोटी है मोरामजी, लगभग 933 मीटर है। फिर तारागढ़ है 870 के आसपास, और फिर नागपाड़ है, ठीक है, 750 है या 800, जितनी भी याद रखना। मोरामजी, मोरामजी, तारागढ़ और नागपाड़, 3 चोटियां। अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम में बड़े से छोटी की ओर से 4 5 3 2 1। यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो सबसे ऊंची मध्य अरावली की है मोरामजी, फिर तारागढ़, फिर नागपाड़, तीनों अजमेर में है। बंद बरेठा बांध राजस्थान के किस जिले में है? बंद बरेठा बांध राजस्थान के किस जिले में? भरतपुर जिले में है, रूपा रेल नदी के किनारे।
रूपारेल नदी के किनारे बंद बरेठा बांध है भरतपुर के अंदर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो सबसे ज्यादा बारिश होती है माउंट आबू में। अगर आपसे जिला पूछे तो जिला आपका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। जिला झालावाड़ सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू सिरोही। सास बहु मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? सास और बहु, जिसको सशस्त्र बहु मंदिर कहा जाता है, सशस्त्र बहु, वो उदयपुर के अंदर है, नागदा उदयपुर में। याद रखना, कोटा की बात आए तो यहाँ पे मथुराधीश का मंदिर है और विभीषण जी का मंदिर है। कहाँ पे? कोटा में। पधाना माता का मंदिर भी कहाँ पे है? कोटा में। नाथ द्वारा राजसमंद में नाथ द्वारा महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव राजसमंद का प्रसिद्ध है। और सिरोही में, सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र, देलवाड़ा क्षेत्र, अचलगढ़, ये सारे सिरोही के प्रसिद्ध है। वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। वालर नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और सिरोही में किया जाता है। बहुत बार पेपर में आता है, सिरोही में वालर नृत्य किया जाता है। शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? शीतला माता का मेला, शीतला माता का जो मेले की बात करें कहाँ भरता है? चाकसू जयपुर में। सील की डूंगरी, कौन सी? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। मंदिर, इसका निर्माण माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो दीपक है, वाहन इसका गदा है और इसके पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका विशाल मेला लगता है। देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माता कौन है? ये देलवाड़ा नाम याद रखना, सिरोही के अंदर है, रणकपुर पाली में, देलवाड़ा सिरोही में। आदिनाथ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनके मंदिर का निर्माण करवाया था विमल शाह ने करवाया था। किसने? विमल शाह। मानसी वाकर परियोजना का संबंध किस जिले से है? मानसी, देखो ये आरबीएससी की बुक से ये 50%, ये देख लो। और फिर मैं आपको लेके आऊंगा ना एक साथ सारे, अभी आपको 50-50 है, फिर एक साथ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पूरा 9वीं क्लास 10वीं क्लास पटवारी से पहले पहले 10 तक की क्लास पूरी हो जाएगी दोनों। तो मानसी वाकल परियोजना का संबंध उदयपुर में है। मानसी वाकल उदयपुर में। छबड़ा तापिया विद्युत परियोजना किस जिले में? ये क्वेश्चन याद कर लेना भी, क्यों इंपॉर्टेंट है? हाल ही में कोयले की कमी चल रही है, तो ये सूरतगढ़ थर्मल पावर, कोटा, छबड़ा, इनसे पेपर में आएगा क्वेश्चन। तो छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना 12 के अंदर है। वर्तमान में 6 इकाइयां इसकी कार्यरत है और 2320 मेगावाट ये बिजली उत्पादित कर रहा है। सूरतगढ़ थर्मल पावर की वर्तमान में 8 इकाइयां उत्पादित है और ये 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, छबड़ा 12 में। ये क्वेश्चन पक्के आने के चांस है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई? राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई? तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल 1932 में भोपाल सागर, कहां पे? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई, जो नीची क्षेत्र की चीन थी। उसके बाद में स्थापित की गई थी केशोराय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र की, और उसके बाद में श्री गंगानगर में 1965 में सरकारी क्षेत्र की स्थापित की गई। मेवात क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई? मेवात क्षेत्र विकास, ये लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। मेवात अलवरपुर के कुछ खंडों में इसकी शुरुआत हुई थी 1987-88 में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में आता है 1987-88 में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 2002 में। तारीख पूछे तो 9 अगस्त 2002 को, और इसका मुख्यालय जयपुर में है। अब बड़ी बात, अक्षय ऊर्जा विकास निगम करता क्या है? राजस्थान के अंदर परंपरागत और गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का संचालन ये करता है। एक तो ये याद रखना, तो याद रखना, राज्य में गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का विकास करने में, संरक्षण करने में ये काम कर रही है। ये अक्षय ऊर्जा विकास निगम 2002 में स्थापना हुई थी। ये किस से मिलकर बनी है? एक तो ध्यान रखना, रेडा, रेडा और आरपीसीएल यानी आरसीपीएल, इस प्रकार नाम है। इन दोनों को 1985 और 1995 में इनकी स्थापना हुई थी। अब इन दोनों को मिलाकर अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में? राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जिले में, ध्यान रखना। और जयपुर के सांगानेर के अंदर है। कहां पे? सांगानेर के अंदर है। और ये स्टार्ट हुआ था आपका 2006 के अंदर, 5 में बना था, 6 में इसकी स्टार्ट हो गई थी। और पहली जो फ्लाइट है वो दुबई को भेजी गई थी। और देश का 14वां ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा प्रस्तावित है अपने डबोक उदयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर में, बहुत बार इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 9 लिफ्ट नहर है, जिसमें से 7 संचालित है, एक प्रस्तावित है और एक निर्माणाधीन है। सबसे प्राचीन मानव निर्मित पूछ ले तो वो गंग नहर है।
जो 1921 से 1927 बनी थी, और इंदिरा गांधी नहर ये 1958 से संचालित है, इन्हें 1961 में पहली बार पानी छोड़ा गया। तो ये सबसे बड़ी है, वो सबसे प्राचीन है। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। गागरोन दुर्ग जल श्रेणी का है। गागरोन दुर्ग एक पत्थर की, बिना पत्थर की नींव पर ऐसे लटका हुआ दिखाई देता है। गागरोन दुर्ग गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। 100 वर्षीय पंचांग यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे? गागरोन दुर्ग। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चंबल ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये बना हुआ है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्योहार बनाया गया? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्योहार बनाया जाता है? जल्दी से बता दो मुझे। एक आधा क्वेश्चन आप भी बता दिया करो, और लाइक जरूर कर दो वीडियो को, क्योंकि ध्यान आपका ज्यादा क्वेश्चनों पे ज्यादा जा रहा है। मुझे पता है आप भूल जाते हो, याद आपका नहीं रहता, इसलिए मैं याद आपको करवाता हूँ। बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छे बच्चे क्या निश्चित तौर पे कामयाब होने वाले इस चैनल पे रूबरू करते हैं। मुझे पता है, जो उल्टे सीधे कोई एक दो कमेंट करता है ना, वो धरती पर ये समझना बाहर है, और धरती माता उनके रोक के खड़ी है, बस ये ध्यान। गणेश चतुर्थी बनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को बनाई जाती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तेरस को बनाई जाती है। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? ढोल जयनारायण व्यास द्वारा इसकी शुरुआत की गई। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। राजस्थान की किस चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल चित्र शैली का पड़ा? तो आपको पता है कि सबसे पहले पारमल था आमेर का शासक, उसने मुगलों से संधि की थी, वैवाहिक संधि की थी। सबसे ज्यादा ये जो जयपुर के शासक थे ना, इन्होंने मुगलों के साथ अच्छे संबंध रखे थे, तो इनकी पूरी चित्रशैली मुगलों की इस पे प्रभाव था, इसलिए जयपुर चित्रशैली का प्रभाव सबसे। सिवाना दुर्ग किस जिले में है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, सीधा जिला ही पूछा जाता है। बाड़मेर जिले में है। 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पवार ने हल्देश्वर पहाड़ी पे इसका निर्माण करवाया था, और इस सिवाना दुर्ग का साका 1308 में हुआ था। शीतल देव चौहान शासक थे, और शीतल देव चौहान की पत्नी मृणादे थी, और बावला पवार के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था? विश्वासघात किया गया था। इस वजह से क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और यहाँ पे साका होता है, और इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी खीराबाद रख देते हैं। और एक और इसको मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इतनी चीज मैंने आपको बता दी, इसे बाहर सिवाना दुर्ग से क्वेश्चन नहीं जाता कभी। इसको जयनारायण व्यास को भी यहाँ बंदी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। हिमालय और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच अगर सबसे ऊंची चोटी है तो वो गुरु शिखर है। किस जिले में? सिरोही में। जानापावा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नदियों के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको मैंने बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश की मालवा की जानापावा पहाड़ी से संबल नदी निकलती है, जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई और यमुना में जाके मिल जाती है। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ मिले हैं? तो जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिले, और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। जहां तक आरबीसी की बुक से ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं, पूरी डिटेल मैंने बताने की कोशिश की है जितनी हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम सीमित समय का प्रयोग करते हैं। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन देना हमारा टारगेट होता है, ताकि कम समय में हर एक चीज रोज उपलब्ध हो। क्योंकि यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ, निरंतर अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको निरंतर चलना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।